अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। सबसे पहले जी माजरत ख्वाह हूँ, काफ़ी एपिसोड ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के आपके मिस हो गए जो आप नहीं देख सके। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई भी एपिसोड मिस ना हो, लेकिन बहुत सारी रीज़न ऐसी हुई कि एक तो मैं ट्रैवल में था, मुसलसल मुख्तलिफ सफ़र कर रहा था मुल्कों का, और दूसरा मैंने कहा भी कि मेरा नेट का मसला था। जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं तो आप तो एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकते, कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए नेट का भी बहुत ज़्यादा मसला था। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, सब खैरियत से हैं, कोई परेशानी है क्या है। तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन इशू यही था कि मैं ट्रैवलिंग में था। और माजरत ख्वाह हूँ दिल से कि आप लोग ऑफ कैमरा स्टोरी नहीं सुन सके, लेकिन आज से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। अब कोई छुट्टी नहीं होगी, मुसलसल उसी तरीके जिस तरह आप अपने ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते थे सुनते आएंगे। मैंने एक और का भी एपिसोड का वादा किया था कि एक इजाफी भी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह वो भी सुनने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जो मेरे पास जमा हो चुकी हैं, आपकी अमानत हैं, वो कहानी सुना के इंशाल्लाह मैं आपकी अमानत आप तक पहुँचा दूँगा। और स्टोरी के अलावा जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो भी उसी तरह आपको देखने को मिलते रहेंगे। राज भी मैं विज़िट कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोकेशन का, वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो राज के हवाले से पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज भी छोटी सी मैं बात कहूँगा। मैं पीछे भी हट गया था इसलिए कि जो कुछ हो रहा था ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। सब अच्छा कर रहे हैं, आप लोग पसंद करते हैं तो चीज़ अच्छी है। मैं घोस्ट हंटिंग करना चाहता हूँ। घोस्ट हंटिंग सिंपल होती है, आप लोकेशन पर जाएँ और वहाँ पर आप दिखाएँ क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान में जितना हो रहा था तो लगता था मजाक बन गया था, लोग हंस रहे थे और फीडबैक ये आ रहा था कि यार आप लोगों ने तो इंतहा कर दी है। तो शर्म आनी शुरू हो गई थी। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ कि पैसे की खातिर सब कुछ कर गुजरूँ। बोलूँगा तो सब लोग अपने ही हैं, प्यारे ही हैं, दोस्त ही हैं, मेरे ही वतन के, मेरे जैसे भाई हैं। वो ही खफा हो जाएंगे जी इस बंदे ने हमारे ऊपर ही बातें कर दी। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने पैसे की खातिर ऐसा नहीं किया। ये बेहतर समझा कि साइड पर हट जाऊँ, ऐसी घोस्ट हंटिंग ना करूँ जिसमें पता चल रहा होता है कि ये सब कुछ पहले से लाइनअप है, सब कुछ लाइनअप होता है। तो कहानी की तरफ आते हैं, और उनमें से बहुत से लोग अच्छा भी कर रहे हैं, मैं ये सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं। कहानी की तरफ आता हूँ जी। कहानी यहाँ मुझे लाइव किसने सुनाई है, मैं जिन जगहों का विजिट करके आया हूँ वहाँ की शॉर्ट वीडियोज़ भी मैंने बनाई हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाई हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा MMTV पे। तो उन्हीं में से एक लाइव कहानी जो मुझे सामने बैठ के सुनाई गई, उन्होंने कहा कोशिश कीजिए इसको आप पहले ही सुना दीजिए। तो मैं राना अहमद भाई है जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, तो एज़ इट इज़ कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ख्वाहिश थी कि उस जगह को मैं विज़िट करूँ और वहाँ पे जाके देख भी आऊँ और रिकॉर्डिंग भी करके आऊँ, लेकिन ट्रैवल में इस तरह था कि उस जगह पे नहीं जा सका। लेकिन उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि जब आप नेक्स्ट ट्रिप पे आएंगे तो दूर काफ़ी है जंगल में, तो आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा, यानी कि राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। कहानी कुछ यूँ है कि ये तकरीबन 3-4 दोस्त थे। ये उस इलाके की मैरीलैंड की बहुत ही मशहूर कहानी है। ये लोग मैरीलैंड से बोस्टन सिटी गए हुए थे जो अमेरिका के अंदर मौजूद है। मैंने भी वहाँ पे विज़िट किया है। वहाँ पे घने जंगल हैं। मेरी शायद शॉर्ट वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, एक राज प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, और जंगल में वैसे भी डेंजरस है, वहाँ पे जानवर भी हैं। तो उन रास्तों से जब आप गुज़रते हैं रात को तो लेफ़्ट और राइट जंगल ही जंगल आता है, यानी ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं। जब उन सड़कों पर रात के टाइम आप सफ़र करते हैं तो दूर दूर तक कोई भी गाड़ी आपको क्रॉस नहीं करती, आप अकेले होते हैं, लेफ़्ट और राइट आपके जंगल चल रहा होता है। ये तकरीबन 4 दोस्त थे जिन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। वीकेंड पे अक्सर ये लोग, हमारे पाकिस्तान, इंडिया और इन मुल्कों में, बांग्लादेश में सारे इकट्ठी फैमिली रहती होती है। यहाँ पे इकट्ठा कोई भी नहीं रहता। जब बच्चे 18-20 साल के होते हैं तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं माँ बाप से, माँ बाप अलग रहते होते हैं। बहुत कम है, ना होने के बराबर है। वो भी स्पेशली पाकिस्तानियों और इंडिया जो लोग हैं, इकट्ठे रहने वाला जो यहाँ के सिस्टम है वो भी बहुत कम, वरना गोरे तो रहते ही नहीं हैं। तो इन दोस्तों ने हर वीकेंड पे ये क्या करते थे, जब गेट टुगेदर करते थे, बैठते थे, गपशप करते थे, कभी कभी वो लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते थे। ये जो 4 दोस्त थे, इनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। तो नाम मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कोशिश करें, वो भी जानने वाली फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे थे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप नाम फ़र्ज़ी कर दें। तो मैं एक का नाम अज़हर कर देता हूँ और एक का नाम काशिफ कर देता हूँ।
अजहर जो था वो भी बिल्कुल यंग था, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, और जो काशिफ था उसके साथ भी उसकी गर्लफ्रेंड साथ थी। तो ये लोग बोस्टन शहर पहुंचे तो वहाँ पे इनका 2 दिन और 2 रातें गुजारने का प्रोग्राम था। वे वहाँ पे जब पहुँच गए, दिन सारा इनको रेस्ट करनी पड़ी, ये थक गए थे। जब शाम हुई तो इकट्ठे हुए और तय हुआ कि आज उस जंगल की तरफ चलते हैं जो दूर दूर तक फैला हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना, इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करने का शौक़ था और ये आते जाते रहते थे मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जहाँ पे जंगल होते थे, वीराने होते थे, वहाँ पे जाके ये कैंपिंग करते थे। वहीं उनका एक दोस्त था जिससे मिले थे, वो भी उनके साथ शामिल हुआ। यूँ ये 5 लोग शाम को, एक वो जो दोस्त था बड़ी गाड़ी लेके आया। इसको बड़ी गाड़ी को ट्रक बोलते हैं, वो वाले ट्रक नहीं जो हमारे मुल्कों में होते हैं, डाला टाइप जो होता है, वीगो डाला टाइप, पीछे भी उसकी जगह होती है, उसको ट्रक बोलते हैं। तो उस ट्रक के अंदर उन्होंने कैंपिंग का सामान रखा कि रात को कहीं चलते हैं और कैंप लगाएंगे, गपशप करेंगे और वापस आ जाएंगे। खाना शाना भी उन्होंने काफ़ी रख लिया। कैंपिंग में वो खाना पकाते थे और गाने शाने बैठ के गाते थे, फ़न करते थे। अपने ही दोस्त की इनविटेशन पे वहाँ पे पहुँचे तो उस दोस्त ने बुलाया था, वो दोस्त भी उनकी तरफ आता रहता था। सारा सामान जब उन्होंने ट्रक के अंदर रख लिया तो वो उस जंगल की तरफ रवाना हुए जिसमें लड़कियां कह रही थीं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए, आप लोग जंगल की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। काशिफ और अजहर का कहना यह था कि हम जंगल के लिए ही तो स्पेशली आए हैं, तुम लोग डर क्यों रहे हो यार, हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और कहीं थोड़ी देर के लिए कैंपिंग करेंगे, रात पूरी नहीं गुजारेंगे, वापस आ जाएंगे। उनका जो दोस्त था उसका फर्जी नाम मैं मुनीर रख देता हूँ। मुनीर ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, हम लोग अक्सर यहाँ पे जाते रहते हैं, आज की रात आप लोगों के नाम है। मैंने तो अपने बाकी दोस्तों को भी इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोग फ़न कर सकें। अगर आज नहीं जाना तो मैं कल उनको बुला लूँगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी मेरे आ जाएंगे तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा, गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, कल चलते हैं। तो अजहर और काशिफ ने कहा नहीं यार, आज ही चलते हैं, हमें हल्ला गुल्ला ऐसे दोस्तों से आज नहीं करना जिनके साथ अभी हम पहले मिले हुए नहीं हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो आज ही चलते हैं। यूं ये दोस्त गाड़ी में बैठे और उनका दोस्त मुनीर जो गाड़ी लेके आया था वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो गाड़ी वहां से जब रवाना हुई तो वाकई जब जंगल शुरू हुआ वो ऐसे एरिया में पहुंचे, इंसानी आबादी से, शहर की ज़िंदगी से, लाइटों से, रोशनियों से गुजरते हुए जब एक ऐसे वीराने की तरफ आ गए जहाँ पे एक पक्की सड़क तो थी लेकिन दाएं बाएं दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने भी अक्सर वहाँ अभी रात को वहाँ पे सफ़र किया है। यकीन मानिए अब मोबाइल फ़ोन, लाइट्स, जदीद दौर आ गया है, ये काफ़ी पुराने वक्त की कहानी है। उस वक्त क्या खौफ आता होगा कि आज लाइटें होने के बावजूद भी जब काफ़ी अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ गाड़ी की लाइटें चल रही होती हैं, वरना हर तरफ खामोशी छा जाती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आपकी गाड़ी चलते हुए जा रही होती है तो कोई हिरन, बारहसिंगा भागता हुआ आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है। शाम के टाइम में जब वहाँ पे निकलता था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अभी जो मैं इस ट्रिप पे गया हुआ था, तो अक्सर जगहों पे हमें सामने हिरन खड़े हुए नज़र आ जाते थे। बल्कि जो मेरे दोस्त प्यारा भाई जिनका प्रोग्राम भी मैं दिखाऊंगा, इरफान याकूब, जो मैरीलैंड का सबसे बड़ा घर है जिनका, उनके घर के लॉन के अंदर रोज़ाना 5, 6, 8, 10 हिरन आ जाते थे जो जंगली हिरन थे, और मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है जो आपको आगे दिखाऊंगा। खैर, वो दोस्त जब जंगल से गुजरना शुरू हुए तो लड़कियां पहले ही थोड़ी सा खौफजदा थीं, लेकिन लड़के गपशप करते हुए, बातें करते हुए जब जंगल के एरिया में पहुंच गए और वहां खामोशी कुछ देर के लिए छा गई, तो अब गाड़ी का इंजन था जो शोर पैदा कर रहा था, उसके चलने की आवाज़ थी, और ड्राइविंग सीट पे बैठा मुनीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब दाएं बाएं दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, वो दरख्त जो खामोशी में, रात के अंधेरे में और भयानक मंजर पैदा कर रहे थे। क्योंकि उस रात की खामोशी को जब भी आप जंगल में जाएंगे तो झींगर जो होता है
वो अपनी एक बहुत ऊंची आवाज से कुछ पैगाम दे रहा होता है, कुछ कह रहा होता है या शोर मचा रहा होता है, वो आपके कानों में पड़ती है। और उस वक्त उस रोड के ऊपर सिर्फ उस गाड़ी के इंजन की आवाज थी। तभी अंदर बैठी एक लड़की ने पूछा, क्या इस रोड पे और भी गाड़ियां गुजरती हैं या सिर्फ हमारी गाड़ी ही गुजर रही है? तो मुनीर ने कहा, हाँ, कभी कभी कोई गाड़ी नजर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वही लोग ही इस जंगल की तरफ आते हैं जिनको मजबूरी में सफर करना होता है, या हमारी तरह सर फिरे कैंपिंग करने के लिए आते हैं या वक्त गुजारने के लिए आते हैं। वो शरारत के मूड में था। उसने जैसे ही ये जुमला बोला, बाकी अजहर और काशिफ हंस पड़े। और अजहर बोला, हाँ, वो हमारी तरह सर फिरे होते हैं जैसे हम सर फिरे हैं। अभी एक जंगल में शेर आ जाएगा और जोर से धाड़ेगा, और जैसे ही वो धाड़ेगा सबकी चीखें निकल जाएंगी। और उसी टाइम उनकी गाड़ी के आगे क्या टायर से आके टकराया कि झटका लगा कि वो सारे बाकायदा डर गए। वो जिसने मजाक में डराने की कोशिश की थी, वो हकीकत में डर गए। मुनीर ने गाड़ी एकदम स्लो की। बाकायदा लड़कियों की मुंह से चीख निकल गई। वो जो डरा रहा था शेर की, एकदम से शेर आ जाएगा, एकदम से पूछा, यार क्या हुआ? तो मुनीर बोला, कुछ नहीं यार, ये नॉर्मल सा है, जंगल है, कोई ना कोई पत्थर, कोई टुकड़ा ऐसे गाड़ी को आके लग जाता होता है, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। तब अजहर और काशिफ ऐसे रिलैक्स हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लड़की बोली, तुम तो डराने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही डर गए। तो सबने कहका लगाया। अब उस जंगल के रास्ते में जहां पे दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और उन दरख्तों के बने घोंसले, उन घोंसले में सोते परिंदे भी शायद उस गाड़ी के गुजरने के शोर की वजह से उनकी आंखें खुल गई थी कि यहां रात को कौन सर फिरा है जो इस जंगल में से गाड़ी से शोर करता हुआ गुजर रहा है। अगर इर्द गिर्द कोई जानवर भी मौजूद था जो जाग रहा था या इस गाड़ी के शोर से जाग गया था, तो वो भी देखने के लिए शायद गाड़ी को करीब आ रहा था, लेकिन गाड़ी थी कि सफर तय करते ही आगे बढ़ती जा रही थी। और यूं इस जंगल के अंदर वो सिर्फ वाहिद झींगर जो अपने शोर मचा रहा था, कुछ सेकंड के लिए वो भी चुप हो जाता कि मेरी आवाज के साथ ये किस इंजन की आवाज है, ये कौन सी आवाज है जो यहां पे अब आ गया है। अब लड़कियां बाकायदा तौर पे चूं चूं गाड़ी मजीद घने जंगल के अंदर जा रही थी, उनके जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ना शुरू हो गई। तभी एक लड़की ने कहा, क्या बेहतर नहीं होगा हमें वापस चले जाना चाहिए? तो तभी अजहर ने कहा, ओ क्या हो गया है, बस थोड़ा सा ही अंदर जाएंगे, कैंपिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। गाड़ी मजीद कुछ देर चलती रही यहां तक कि उन्होंने 1.5 घंटे का सफर मुकम्मल कर लिया। काफी ज्यादा वो अंदर जा चुके। अब गाड़ी के अंदर खामोशी थी। दोनों लड़कों अजहर और काशिफ को भी लग रहा था कि जैसे इतना घना जंगल हमने पहले नहीं देखा, और अगर कहीं हेल्प की जरूरत पड़ भी गई तो क्या करेंगे। वो सवाल पूछना भी चाहता था मुनीर से कि यार अगर गाड़ी में कोई मसला आ गया तो कैसे हेल्प लेंगे। मोबाइल का दौर तो था नहीं कि कॉल करेंगे और हेल्प के लिए बुला लेंगे। तो उसी लम्हे गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए। गाड़ी ने इस अंदाज में झटके लिए कि लगता था गाड़ी बंद होने लगी, और झटके लेते लेते गाड़ी आखिर एक जगह पे बंद हो गई। जैसे ही बंद हुई तो सारे परेशान हो गए और मुनीर से पूछना शुरू हो गया, क्या हुआ मुनीर, गाड़ी क्यों बंद हुई? तो मुनीर ने कहा, यार पता नहीं क्यों बंद हो गई है, फ्यूल भी पूरा है, कभी होती नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है, खैर मैं देखता हूं। मुनीर नीचे उतरा और उसने गाड़ी का बोनेट खोला। जितना उसको आता था उसने देखना शुरू कर दिया। कुछ देर वो गाड़ी को देखता रहा, लेकिन कुछ ना समझ आने पे वापस अंदर आया। स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सबसे कहा, अब गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा शायद, पता नहीं क्या फॉल्ट आया है, मुझे नहीं समझ आ रही। ऐसा गाड़ी में कभी फॉल्ट आया नहीं है, लेकिन आ गया। अब हाल यही है कि गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो धक्का लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, लड़कियों में से पूछा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तो एक लड़की ने कहा, हाँ मुझे आती है। उसको कहा, तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो, बाकी हम चारों, एक लड़की और 3 मर्द, धक्का लगाते हैं। यूं वो लड़की ड्राइविंग सीट पे बैठी और उस खामोश जंगल में जहां सिर्फ झींगर की आवाज थी, गाड़ी को धक्का लगाने लगे।
काफ़ी कोशिश के बावजूद, धक्का लगाने के कोशिश के बावजूद भी जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो वो थक गए कि गाड़ी को एक साइड पे लगा दिया। और यूं वो जो तीनों चारों हाँप रहे थे, हाँपते हुए एक दूसरे से कहा, मुनीर क्या होगा यार, बता दे, यहाँ पे तो हेल्प भी नहीं आएगी, कैसे पहुँचेंगे। उसने कहा मैं खुद भी नहीं जानता यार क्या होगा, गाड़ी बंद हो गई है। हाँ, अब यही हो सकता है कि कोई गाड़ी यहाँ से क्रॉस करे, गुजरे तो उससे हेल्प ली जा सकती है। तो उन्होंने पूछा क्या यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है। उसने कहा हाँ, कभी कभी गुजरती भी है और कभी कभी ऐसा होता है कि रात हमें यहीं पे इसी गाड़ी में गुजारनी होगी, सुबह शायद कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे। वो जो लड़की अंदर बैठी थी वो भी बाहर निकल आई। वो अकेली अंदर गाड़ी में घबरा रही थी। अब क्या होगा, उसने बाहर निकलते ही पूछा। सबने कहा कुछ नहीं जानते क्या होगा सिवाय इसके कि इंतजार करना होगा। अजहर बोला कि यार ये तो घना जंगल है, गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आके हम पे हमला कर दे। तो मुनीर ने कहा हाँ ये बात ठीक है, ऐसा हो सकता है। सब गाड़ी में बैठे और यूं दरवाजे खोल के फिर से सारे गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के शीशे तक बंद कर लिए गए। काफी देर वो इसी तरह सारे गाड़ी में बैठे रहे। अब वाकई सबके चेहरों पे परेशानी झलक रही थी कि कब कोई मदद आए और वो उनसे मदद मांग सके, वरना पूरी रात यहाँ पे गुजारना ठीक नहीं था। जानवर हमला कर सकता था, शीशे को तोड़ना कौन सा मुश्किल होता है। इसी तरह गाड़ी में बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया तो मुनीर ने कहा यार बेहतर होगा, हमें बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह रात गाड़ी में गुजारना ठीक नहीं है, वाकई कोई जानवर हमला कर सकता है। इर्द गिर्द आबादियां होती हैं, सिर्फ करना यह होगा कि हमें यहीं गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल के किसी को मदद के लिए पुकारना होगा। काफी समझाने पे जब बाकी भी मान गए तो डरते डरते वो गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे तो अभी तक कोई उनको आबादी नजर नहीं आई थी, कोई घर नजर जंगल में नहीं आया था। जब वो आगे की तरफ चलना शुरू हुए तो इस उम्मीद पे कि कोई ना कोई घर नजर आ जाएगा। चलते 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 तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब उनकी हालत ऐसी थी कि पहले ही धक्का लगा के वो थक चुके थे, अब चलते चलते भी 1 घंटा हो गया था। अब खौफ इस बात का था वापस भी जाना है, वो वापस जाते भी 1 घंटा लग रहा, 1 घंटा लगेगा। तभी उनमें से एक लड़की बोली बस कर दो यार, मैं गिर जाऊंगी, और वो नीचे जमीन पे बैठ गई। तो सब मजबूरन रुक गए। वो काफी देर से लड़कियां कह रही थी बस करो आगे ना जाओ, बस करो आगे ना जाओ। और मुनीर था कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा था इस उम्मीद पे कि रात गुजारना ठीक नहीं है, गाड़ी में किसी घर का पता लगाना होगा। तभी एक लड़की जो जमीन पे बैठी और सब वहीं रुक गए। वहीं काशिफ की निगाह दूर एक रोशनी पे पड़ी तो उसने कहा यार वो सामने पहाड़ की तरफ देखो, वहां मुझे लग रहा है कोई रोशनी है। तो बाकी भी उस तरफ देखना शुरू हो गए तो सबकी जान में जान आ गई, वाकई वहां पे कोई रोशनी थी। इसका मतलब है कोई घर, कोई रिहाइश, कुछ था। उस लड़की को भी उठाया गया जो जमीन पे बैठी थी और वो सारे उसी सिमत एक नए हिम्मत के साथ कि चलो शुक्र है कोई घर, कोई आबादी नजर आ गई। अब वो उसी सिमत जाना शुरू हो गए जो ऊपर रोशनी नजर आ रही थी। और जूं जूं वो रोशनी के करीब जा रहे थे तो दिल में और ढारस बनती जा रही थी, बेचैनी और कम हो रही थी, खौफ कम हो रहा था इस खुशी से कि वाकई सामने एक घर था जिसके अंदर काफी रोशनियां थीं। दूर से जो वो एक रोशनी नजर आ रही थी, अंदर काफी रोशनियां थीं। और जैसे जैसे उस घर के करीब पहुंच रहे थे तो वो एक बड़ा घर था। इतना बड़ा घर जिस तरह 3-4 बेडरूम का यहां पे अमेरिका में बड़ा घर होता है। और वो जिस चीज की रोशनियां थी वो आग थी जो शमें जलाई गई थी। बाहर भी 2 शमें जल रही थी और अंदर भी शमें जल रही थी। वो सब हैरान हुए कि इस जंगल में अकेला कौन रहता है। उस वक्त बिजली थी लेकिन अक्सर लोग शमें जला के रहते थे। उन शमों को देख के उनको अंदर इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई तो है। और जब वो बिल्कुल करीब पहुंचे तो एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ घर था जिसका दरवाजा भी खुला हुआ था। रात के उस पहर जाके उन्होंने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। पहली दफा जब जोर जोर से नॉक किया तो कोई भी जवाब ना आया। दूसरी दफा जब जोर जोर से नॉक किया तो भी जवाब ना आया। तो काशिफ बोला यार इन शमों के रोशनी से, इस आग जिसने भी जलाया है उससे तो यही लगता है अंदर कोई रहता है, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा।
उसने कहा यार जो भी होगा, रात के इस पहर सो रहा होगा, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और खड़े होकर वो फिर से इंतज़ार करते रहे। काफ़ी टाइम जब गुजर गया तो मुनीर ने कहा मजबूरी है यार, हमें अंदर जाना ही होगा, बग़ैर इजाज़त के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाए और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ऐसा कर सकते हैं, और मेरे साथ अंदर चलते हैं। यूं उस दरवाजे को जो थोड़ा सा खुला हुआ, काफ़ी भारी भरकम दरवाज़ा था, उसको ज़ोर दे के जब पीछे हटाया गया तो वो एक ऐसी आवाज़ पैदा कर रहा था जो आवाज़ भी शदीद खौफ की लहर पैदा कर रही थी। दरवाज़ा खुल गया और जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर भी उसी तरह की आग की शमें रोशन थी। एहसास था इंसान के मौजूद होने का। वो पांचों चलते हुए आगे गए और इंग्लिश में वो कह रहे थे एनीबडी देयर, कोई है यहाँ पे, कोई यहाँ पे मौजूद है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, कोई यहाँ पे है। और इस तरह मदद मांगते मांगते जब अंदर पहुंच गए तो घर, ये एक बंद घर था। जिस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे सामने एक राहदारी बनी हुई थी और इर्द गिर्द कमरे, लकड़ी के कमरे बने हुए थे। लेकिन जिस राहदारी में वो खड़े थे उस राहदारी में भी दो शमें, एक शुरू में और बिल्कुल एक उस राहदारी के आखिर में जल रही थी। पुराने दौर की थी, लेकिन ये एहसास था कि घर में कोई रहता है। वो चलते हुए उस राहदारी से आगे पहुंचे। आगे एक हाल था, काफी बड़ा हाल। उस हाल के इर्द गिर्द ही कमरे बने हुए थे। उनकी सोच से भी ये काफ़ी बड़ा घर था। बाहर से जब उनको लगा था कि ये तकरीबन 3 बेडरूम या 4 बेडरूम घर है, लेकिन अंदर दाखिल उनके लगा कि नहीं, ये कोई 7 बेडरूम या 8 बेडरूम घर है। 2-3 कमरे तो शुरू में बने हुए थे। राहदारी से गुजर के जब आगे गए तो हाल आ गया। हाल के इर्द गिर्द भी काफ़ी कमरे बने हुए थे। ज़्यादातर कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन हाल के बिल्कुल सामने एक जो कमरा था उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। उन्होंने खड़े होकर उस हाल की तरफ एक दूसरे की तरफ देखा। अब रात के उस पहर जंगल के अंदर वो घर जिसके अंदर वो दाखिल हो गए, आवाज़ें बाहर खड़े होकर दी और उस कॉरिडोर से गुजरते हुए जब उस जगह पे पहुंच गए जिस जगह वो हाल और हाल के सामने वो रोशनदान आगे बाहर की तरह, जिस तरह रोशनदान बाहर जल रहे थे उसी तरह का एक रोशनदान वहाँ पे जल रहा था। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो तब उन्होंने फिर से आवाज़ दी, कोई है, हमें मदद की ज़रूरत है, हम आपके घर में दाखिल हो गए हैं, कोई है अंदर। तो उसी वक्त वो कमरा जिसका रोशनदान ऑन था वो खुला, वो दरवाज़ा किसी ने अंदर से खुला और एक लड़की, नौजवान लड़की जिसने बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए थे, इस अंदाज के, पुराने से मुराद पुराने दौर के जिस तरह कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहने वो बाहर निकली और एकदम से हैरान हुई। उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसको इन सब का आना बुरा लगा हो, और वो गुस्से में बोली, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मुनीर आगे हुआ और उसने कहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, दरवाजे पे खड़े होकर काफ़ी हमने दस्तक दी है, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और हम जब इस जंगल में आए हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो गई है, हमें हेल्प की ज़रूरत थी और हम हेल्प ढूंढते ढूंढते इस घर तक पहुंचे हैं और इस घर के बाहर हमें दरवाज़ा खुला हुआ मिला और फिर यूं चलते चलते हम अंदर आ गए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, मेरा नाम मुनीर है और हमें मदद चाहिए। उस लड़की ने दोनों लड़कियों के चेहरे की तरफ देखा, फिर तीनों लड़कों को देखा और मुनीर से मुखातिब हुई, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? मुनीर ने कहा, लगता तो नहीं कि आपको गाड़ी ठीक करनी आती होगी। हम तो इसी मदद के लिए निकले थे कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो गाड़ी को ठीक कर सके ताकि हम अपने सफ़र को जारी रखें या वापस जाएं, लेकिन अब लगता है कि आप तो गाड़ी ठीक नहीं कर सकती। क्या कोई मर्द है इस घर में जो जानता हो गाड़ी को ठीक कर सके? उस लड़की ने कहा, नहीं, इस घर में मैं और मेरी मालकन रहते हैं और मर्द इस घर में कोई नहीं रहता। तुम क्या चाहते हो, यहां पे रात गुजारना? तो मुनीर ने कहा, यस, गाड़ी में बैठना, जंगल में जानवर हैं, एक खौफनाक अमल हो सकता है। अगर इजाज़त दें तो हम रात यहीं गुजारना चाहेंगे, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगी। वो जो दोनों लड़कियां थीं अपने अपने लड़कों के पीछे छुप रही थीं, उनको खौफ सा महसूस हो रहा था।
इस हाल के अंदर भी एक शमा जल रही थी, जिसकी वजह से इस हाल के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। इर्द गिर्द जो बाकी कमरे बने हुए थे वो अंधेरे में डूबे हुए थे, सिवाय उस कमरे से जिस कमरे से ये लड़की निकल के बाहर आई थी। बाकी सारे कमरों में अंधेरा पड़ा हुआ था। उस लड़की के कपड़े देख के भी खौफ इसलिए आ रहा था कि पुराने दौर की कोई कपड़े पहने हुए थे। इन कपड़ों को, इस लिबास को देख के लगता था जैसे कोई मूवी देख रहे हो, पुराने दौर की कोई एक्ट्रेस या एक्टर इस तरह के कपड़े पहन के आ गए। ये तो पहले दौर में होते थे, अब तो कपड़े भी बदल चुके हैं, डिजाइन बदल चुका है। वो लड़की चुप कुछ देर खड़ी देखती रही और उसके बाद उसने कहा, मैं तुम लोगों को रहने की इजाज़त तो दे सकती हूं, लेकिन एक मजबूरी है। अब मुनीर ही से मुखातिब था। अजहर और काशिफ खामोश खड़े हुए थे, लड़कियां उनके पीछे छुपी हुई थी। मुनीर बोला, क्या मजबूरी है, आप बताइए। उसने कहा, जो मेरी मालकन है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इस घर में जो मर्द रहता है वो कहीं गया हुआ है, और मर्द कोई है नहीं, हम सिर्फ 2 ख़वातीन हैं। और मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं कि तुम इस घर में रहो, क्योंकि तुम लोग तादाद में ज़्यादा हो, तुम मेरी मालकन को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मालकन को यहां किसी का आना अच्छा भी नहीं लगता। तो तभी काशिफ ने ऐसे हल्की आवाज़ में पूछा, मुनीर इससे पूछो इसने कपड़े ये किस तरह के पहने हैं। तभी वो चौंक से गई, सवाल को उसने चौंक के देखा और वो काशिफ की तरफ मुड़ी और कहा, मैंने कपड़े इसलिए इस तरह के पहने हुए हैं कि मैं इस दौर की नहीं हूं, मैं पिछले दौर की हूं, और मैं पिछले दौर से यहां पे रह रही हूं। मैं अपनी मालकन से बहुत प्यार करती हूं, इसलिए मैं अपनी मालकन को छोड़ नहीं सकी। तुम अगर आए हो तो अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मुनीर एकदम से चौंक पड़ा। पहले मजबूरी बता रही थी, अब कह रही है मदद करनी पड़ेगी। बोला, किस तरह की मदद? कहा, मेरी मालकन को उठा के बिस्तर पर लिटा दो। यह एक और खौफनाक फरमाइश थी कि मेरी मालकन को उठाकर बिस्तर पर लटा दो। मुनीर बोला, क्या हुआ आपकी मालकन को, क्यों आप उसको बिस्तर पर लिटाना चाहती हैं? तो उसने कहा, आओ मैं तुम्हें अपनी मालकन से मिलवाती हूं, और उसके बाद जब तुम हमारा ये काम कर दोगे तो तब तुम यहां से जा सकते हो, वरना तुम यहां से जा भी नहीं सकोगे। तो मुनीर एकदम बोला, क्या मतलब इस बात का, हम जा नहीं सकते? उसने कहा, आओ मैं तुम्हें पहले अपनी मालकन से मिलाती हूं। वो पांचों उसके पीछे चलते हुए उसी कमरे की तरफ गए जहां वो आके खड़ी हुई थी। उसी जगह से वो चलती हुई उसी कमरे की तरफ गई, वो भी चलते चलते उसके पीछे उसी कमरे में पहुंच गए। जब उसने दरवाज़ा खोला तो आगे रोशनदान जल रहा था। उस शमा की वजह से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी, और जो सामने मंजर था वो बहुत ही भयानक था। सामने एक शहजादियों की तरह का लिबास, जो पुराने दौर में शहजादियां जिस तरह का लिबास पहनती थी, शहजादियों की तरह का लिबास पहने एक लड़की फांसी के फंदे के साथ लटक रही थी। और जब दरवाज़ा खुला और उनकी निगाह सामने ही पड़ी कि सामने छत के से एक रस्सा नीचे लटक रहा था, और उस रस्से के साथ मलका की तरह, शहजादी की तरह कपड़े पहने एक लड़की उसके साथ झोल रही थी। उसका जिस्म इस तरह हल्का हल्का झोल रहा था कि वो फांसी ले चुकी है और मर चुकी है। लड़कियों के बाकायदा मुंह से चीख निकल गई, हल्की हल्की चीखें, और काशिफ, अजहर भी डर गए। मुनीर की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो जो फांसी के फंदे पे लटक रही थी, तभी उसने आंखें खोल दी और कहा, डरो मत, तुम मेहमान हो, मेरे घर में आए हो, और मैं मलका हूं। बस पहले मुझे इससे उतारो और नीचे लिटा दो, फिर मैं तुम्हें बहुत सा इनाम व इकराम दूंगी। एक अजीब व गरीब बात थी। एक फांसी के फंदे पे लटकी हुई एक शहजादी फरमाइश कर रही थी, मुझे इससे उतारो और नीचे लिटा दो, और फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। वो जो लड़की खादमा थी जो पहले आके खड़ी हुई थी, वो जाते ही कमरे में साइड पे खड़ी हो गई, और उसने यूं इशारा किया कि सामने जो मलका फांसी के फंदे पे लटकी हुई है, जिसके गले के अंदर फंदा है, उसको मर जाना चाहिए। वो आंखें खोल के बोल रही थी। कपड़े उसके बहुत पुराने से थे, और साइड पे खड़ी उसी खादमे ने इशारा किया कि चलो उतारो उसको।
तभी वो हंसी और कहा, डर क्यों रहे हो, आगे आओ, मुझे उतारो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो डर रहे थे, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, उनके हाथ पांव फूल गए थे, वो कांप रहे थे। तभी उसने गुस्से से कहा, वो जो लटकी हुई थी, तुमने सुना नहीं, उतारो मुझे, नहीं तो तुम्हें इसी तरह फांसी के फंदे पे लटका दूंगी सबको, उतारो मुझे। उसने इस तरह गुस्से में कहा, वो सारे डर गए और ना चाहते हुए भी आगे बढ़े। और जैसे ही जाके उन्होंने उस वजूद को हाथ लगाया जो उस मलका का वजूद फांसी के फंदे पे लटक रहा था, मरने की बजाय फांसी ली हुई मलका बोल रही थी आंखें खोल के। जैसे ही उसके वजूद को जाके उन्होंने पकड़ा, लड़कियां तो पीछे खड़ी रहीं, वो आगे नहीं बढ़ी। मुनीर, अजहर, काशिफ जब आगे बढ़ के उस मलका को पकड़ा ताकि उसको उतार सकें, जैसे उनके हाथ उस मलका के वजूद को टच हुए तो उनको पता लगा कि उनके हाथों में कोई कपड़े पहनी हुई मलका नहीं, हड्डियों का ढांचा है। और जिन्होंने कहते हैं, उन्होंने जैसे ही देखा तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ढांचा था, इंसानी ढांचा, जो फांसी के फंदे पे लटक रहा था। और जैसे ही हमारे हाथों में ये हड्डियां, और हमने हड्डियों को देख के ऊपर देखा तो अब कपड़े पहनी हुई वो महारानी, वो मलका नहीं थी, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा था जो लटक रहा था। और उसी लम्हे हमने ढांचे को हंसते हुए देखा। वो ढांचा जिसका पूरा सर भी इंसान की सर की तरह खोपड़ी थी, वो खोपड़ी हंस रही थी और हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। और चीखें मार के वो कहते हैं, हम पीछे हटे हैं। लड़कियां तो कम से कम बेहोश होते होते रह गई हैं। उसी लम्हे हमारी निगाह पड़ी है, वो जो साइड पे खादमा सी आई थी, मुलाजमा सी आई थी, जो कह रही थी मेरी महारानी है, वो भी गायब हो चुकी थी। अब वहाँ पे सिर्फ एक इंसानी मुजस्समा था, इंसानी ढांचा था, हड्डियों का ढांचा, जिस तरह किसी कब्र से पुराना ढांचा निकाला जाता है, वो ढांचा लटक रहा था और वो हंस रहा था। लड़कियों को कहता, हमने पकड़ा, बेहोश होने से बचाया और कहा भागो यहां से। और वो कहते हम सारे वहां से भाग पड़े। उसी तरह अभी भी शमें चल रही थी, पीछे अभी तक हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब हंसने की आवाज़ सिर्फ एक नहीं थी, ऐसा लगता था 5-6 लोग हैं जो मुसलसल हमारे ऊपर हंस रहे हैं। हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा, भागते रहे कॉरिडोर से होते हुए उस जगह पे आ गए जो मेन दरवाज़ा था जहां से हम गुजरे थे। और यूं भागते भागते हम बाहर आ गए। अब वही लोग जो थक चुके थे, जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी मजीद चलने की, इतना खौफ हमारे ऊपर तारी हो चुका था उस बिल्डिंग का, उस मंजर का, उस शहजादी का जो ढांचा था असल में और उसकी खादमा का, कि फिर हम भागते रहे। किस सिमत भागते रहे हमें ये नहीं पता, लेकिन भागते भागते कितनी देर हम भागे हमें ये भी नहीं पता कि हम उस जगह पे पहुंच गए कि सामने हमें हमारी गाड़ी खड़ी हुई नजर आ गई। हम ये नहीं जानते सारों के सारे कि कितनी देर हम भागे, हमारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। हम तो थके हुए थे, जो हिम्मत नहीं थी, बस भागते रहे। और जब गाड़ी में पहुंचे तो भाग के सब गाड़ी में सवार हो गए। और वहीं कांपते हाथों के साथ मुनीर ने जब गाड़ी की चाबी लगाई तो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसी लम्हे ने उसने गाड़ी को वापस मोड़ा और वापसी की राह ली और गाड़ी भगा दी। मुनीर कहता है, मैंने ज़िंदगी में इतनी तेज़ गाड़ी कभी नहीं भगाई थी कि मैं गाड़ी भगाता रहा यहाँ तक कि जंगल ख़त्म हो गया और हम इंसानी आबादी में पहुँच गए। इंसानी आबादी में पहुँचते ही हमें हिम्मत तो आ गई कि रोशनियाँ थी, हम शहर के अंदर पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक हमारी सांसें फूली हुई थी, जिस्म खौफ से थर थर काँप रहे थे। वहाँ पे जाके एक जगह पे हमने गाड़ी को ब्रेक लगाई, सोच के साथ कि कम से कम सांस ले लें। हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, गाड़ी कैसे चल के आई है, हम भागते हुए कैसे गाड़ी तक पहुँचे थे, हमें किसी बात का पता नहीं था। शहरी आबादी में पहुँच के गाड़ी हमने एक जगह पर रोक दी। काफ़ी देर सांस लेते रहे, लंबे लंबे सांस के होश में आ जाएं, जैसे कोई हम ख्वाब देख के वापस आए हों। ऐसा लगता था कि कोई भयानक ख्वाब था। और काफ़ी देर के बाद जब हम नॉर्मल हो गए तो फिर हम घर की तरफ चले। घर तो पहुंच गए, लेकिन रात सारी सो नहीं सके, घर में बैठे रहे। सुबह उठते ही मुनीर ने कहा, हमें पुलिस को इतला देनी चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ था। उन्होंने भी कहा, लड़कों ने कहा, हाँ हमें देनी चाहिए, ये कुछ भयानक है, कौन लोग हैं, ये क्या है, हमें नहीं पता।
उन्होंने पुलिस को इतला दी और सारी कहानी सुनाई कि किस तरह हम एक ऐसे घर में पहुंचे जो बहुत बड़ा था, रोशनदान जली हुई थी, किसी ने आकर वो आग लगाई थी। और शुरू में जब हम दाखिल हुए तो तीन कमरे बने हुए थे, उसके आगे एक कॉरिडोर था। कॉरिडोर से चलते हुए जब हम आगे पहुंचे एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के बिल्कुल सामने एक बड़ा कमरा था। इर्द गिर्द कमरे तारीकी में डूबे हुए थे, सामने वाले कमरे में रोशनदान जल रही थी। वहीं से वो खादमा बाहर आई थी, पुराने दौर के कपड़े पहने हुए, जिस पे हम हैरान हुए थे। और अगला मंजर भी बताया कि एक शहजादी जिसने फांसी दी हुई थी, जो असल में मर चुकी थी, लेकिन जब हमने उसको पकड़ा तो वो हाथ में ढांचा था और वो फांसी पे लटकी हुई औरत हमसे बातें कर रही थी। हमें नहीं पता वो क्या था, क्यों उसने कहा मुझे उतार के नीचे रखो और उसके बाद मैं तुम्हें इनाम इकराम दूंगी। जैसे हमने पकड़ा वो ढांचा सा बन गया। उसके बाद हम भागे, पीछे हंसने की आवाज़ें आ रही थी, ये क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। तो लड़कियों को घर पे ही रहने दिया गया। तीनों लड़के मुनीर, अजहर, काशिफ पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँचे और अंदाजे से जहाँ पे उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी कि इतना हमने सफ़र तय किया था, और उसके बाद उसी सिमत देखते रहे कि कोई घर नज़र आए। और वहाँ पे वो कहते हैं एक घर नज़र आ ही गया। हमने कहा बिल्कुल यही घर है। और जब वो नीचे उतरे हैं तो पुलिस हमें लेके आगे आगे पुलिस थे, हम पीछे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम जब गए तो बिल्कुल वही दरवाज़ा था जिस तरह हमने बताया था, लेकिन बाहर कोई शमा, कोई रोशनदान नहीं था। उसी तरह कॉरिडोर था जिससे हम गुजर के गए थे, उसी तरह वो हाल नुमा कमरा था। फ़र्क ये था कि अभी जब हम जा रहे थे तो दरवाजे पे भी जाला बना था। पुलिस ये देख के हैरान रह गई कि दरवाजे पे तो जाला है। अंदर गए, हाल भी था, उस हाल में टूटा फूटा फर्नीचर भी था जिस तरह हमने देखा था, और वो सामने वाला कमरा भी था। हमारे होते हुए पुलिस ने भी, उनको तो डर नहीं था, अब दिन की रोशनी थी, दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। कोई रस्सा नहीं था, कोई फर्नीचर, कोई चीज़ नहीं थी जो हमने रात को देखी थी। लेकिन पुलिस वालों ने एक बात कही जो हैरान कौन थी। उन्होंने कहा इस घर में अंदर दाखिल हुए बगैर कोई भी इस घर के बारे में नहीं जान सकता। तो मुनीर से पूछा, बाकी दोस्त तो पता था दूसरी जगह से आए हैं, क्या तुम पहले कभी इस घर में आए हो? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर तुम कैसे इस घर के बारे में जानते हो? उसने कहा इसलिए कि मैंने रात बताया तो है, मैं और मेरी ये 4 लोग भी गवाह हैं, हम सारे अंदर दाखिल हुए थे। तो पुलिस हैरान इस बात पर थी। नक्शा बिल्कुल घर का वही था जो उन लड़के और लड़कियों ने बताया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब बाहर का मेन दरवाज़ा खोला गया तो उसके सामने इतना जाला था कि उसको गुजरने के लिए जाले को हटाना पड़ा। कॉरिडोर से जब गुजर रहे थे तब भी वो जालों को पुलिस हटाते हुए आगे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि जब वो हाल में पहुंचे तो जगह जगह पे जाला लगा हुआ था। ऐसा जाला जो एक रात में नहीं बन सकता, जो काफ़ी सालों से बनाया गया था, मोटा मोटा जाला। और जब उस कमरे में, जो उन्होंने कहा था वो सामने कमरा था जहाँ पे वो शहजादी और उसकी नौकरानी थी, उसका भी दरवाज़ा खोला गया तो वो भी जाले से भरा हुआ था, बहुत पुराना जाला, और सामने कुछ भी नहीं था। तो पुलिस हैरान इस बात पे थी, अगर ये रात दाखिल हुए ही हैं तो इन्होंने जाला हटाया होगा, और अगर जाला हटा दिया तो सुबह इतना बड़ा मोटा जाला खुद से कैसे बन गया। और वो कह रहे थे लड़के लड़कियां कि रात कोई जाला नहीं था, शमें जल रही थी। इस घर में दाखिल होने के बाद पता लगता था कई सालों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ घर है। उसकी हर चीज पे ऐसी मट्टी, ऐसी धूल, ऐसी गिर्द जमा हुई हुई थी जो इस बात का इजहार कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया सालों से। लेकिन लड़के जो कुछ देख चुके थे और बता रहे थे वो भी सब ऐसा ही था, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने देखा था। तब पुलिस ने उनको कहा जो भी था उसने किसी को हर्ट नहीं किया, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जिस तरह की आप लोग स्टोरी सुना रहे हैं उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, बेहतर है आप लोग अपने घर जाएं। क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं जिस पे कोई कार्रवाई की जा सकती। हाँ, एक बात थी जो सबको परेशान कर रही थी, अगर ये रात यहाँ पे आई ही हैं तो जाले खुद ब खुद कैसे बन गए हैं कि इन जालों को हटा के कोई आगे गुजर ही नहीं सकता। और उसके बाद वो दोस्त फ़ौरन अपनी स्टेट को रवाना हुए और मुनीर ज़िंदगी भर दोबारा कभी जंगल की तरफ नहीं गया। उन लड़के बूढ़े हो गए, आज भी वो मौजूद हैं या मर चुके हैं कोई नहीं जानता, लेकिन इस कहानी से सब वाकिफ़ है। वो कहते हैं सबको ने सुना रखी थी कि उनकी ज़िंदगी में ये वाक़या आया था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिन्होंने मुझे सुनाए हैं, कि आपको आगे भी सुनाएंगे, कुछ सुनाए भी हैं कि यहाँ पे तो कई वाक़यात हैं जो भरे पड़े हैं,
तो आज मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि आगे भी आपकी कहानियाँ हैं जो वो भी इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा, और जो मुझे कहानियाँ सुनाई गई यहाँ की बहुत अजीब व गरीब सी कहानियाँ होती हैं यहाँ की, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ सुनाता रहूँगा। तो आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए। व्हाट्सएप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड शुरू में आप लगाएंगे +92 313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313665550। इस पर आप मुझे अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। कहानी उर्दू में हो, रोमन उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने जो मुझे भेजना है, लास्ट में एक लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY, उर्दू में या इंग्लिश में, या फिर आप OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं या स्टोरी भी लिख सकती हैं। लाजमी इसलिए आखिर में लिखना है स्टोरी या OCS, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो जहाँ पे स्टोरी या OCS लिखा होता है उसको खोल के मैं नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ, और अगर OCS या स्टोरी नहीं लिखा होगा तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं है, शदीद थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज घर पहुँच चुका हूँ वापस, तो कहानी आपको सुना दूँ। कल जुमा है, कल पाकिस्तानी टाइम नहीं बल्कि कैलिफोर्निया USA के टाइम 8 बजे, यहाँ के रात के 8 PM, कैलिफोर्निया USA 8 PM पे इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। आप अपने अपने मुल्कों के हिसाब से, पाकिस्तान में रात के 8 नहीं सुबह के 8 होंगे, यहाँ पे कैलिफोर्निया में रात के 8 होंगे, और पाकिस्तान में सुबह के 8 होंगे। बाकी अपने अपने मुल्कों के हिसाब से टाइम देख लीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल लाइव मुलाकात होगी, और आपके जितने भी सवालात होंगे आपके जवाब दूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।